इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स के 12th वीक का ये 5th लेक्चर है. दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल लेक्चर ऑफ दिस कोर्स. और इस वीक हम इंडक्टिव लॉजिक की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग देखे थे. सिंपल इन्यूमरेशन देखा, जिसको कि इंडक्टिव जनरलाइजेशन भी बोला जाता है. मिल के डिफरेंट मेथड्स देखे, 5 मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी. हम इस लेक्चर में एक और टाइप ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग होता है, जिसको कि एनालॉजिकल रीजनिंग बोला जाता है, उसकी चर्चा करेंगे. एनालॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, उसके बारे में हम कह सकते हैं, एवरी एनालॉजिकल इन्फरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम द सिमिलैरिटी ऑफ टू और मोर थिंग्स in one or more respects to the similarity of those things in some further respect. दो या ज़्यादा चीज़ें कुछ रिस्पेक्ट में सिमिलर हैं, इससे हम इन्फर करते हैं कि वो दो या एक या अधिक चीज़ कुछ और रिस्पेक्ट्स में भी सिमिलर हैं. इस प्रकार से जब इन्फ्रेंस किया जाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एनालॉजिकल इन्फ्रेंस हुआ है या एनालॉजिकल रीजनिंग हुई है. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. एवरीडे एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं. मान लीजिए आपके पास एक प्रेमिस हो, एप्पल्स आर रेड एंड राउंड. दूसरा प्रेमिस हो, ऑरेंजेस आर ऑल्सो राउंड. तो आप इससे कंक्लूजन निकालें, देयरफॉर ऑरेंजेस आर प्रोबेबली रेड एज वेल. यहाँ पर जब आपने कंक्लूजन निकाला है, इस कंक्लूजन को डिराइव करने का रीज़न क्या है कि आपको एक सिमिलैरिटी दिखी ऑरेंजेस और एप्पल्स में. वो सिमिलैरिटी क्या है, दैट बोथ आर राउंड. दिस इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू. जो कंक्लूजन हमने निकाला है वो नेसेसरली ट्रू नहीं है, बट इट इज़ एन एनालॉजी वी माइट मेक बेस्ड ऑन सिमिलर शेप्स. दोनों के सिमिलर शेप्स की वजह से एक एनालॉजी इस्टेब्लिश हो गई है, और हम उससे कुछ डिफरेंट जो उसका कलर है उसमें भी एनालॉजी एक्सपेक्ट करते हुए कंक्लूजन डेराइव कर रहे हैं. तो ये एवरीडे एग्जाम्पल है. ऑब्वियसली ये एक वीक इंडक्टिव आर्गुमेंट है, लेकिन जो अगर हमको एग्जाम्पल समझना है एनालॉजिकल रीजनिंग का, तो उसके लिए ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा जा सकता है. बायोलॉजी के फील्ड से एग्जाम्पल लेते हैं, बायोलॉजिकल एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करते हैं एक प्रेमिस आपके पास है, पेनिसिलिन इज़ एन एंटीबायोटिक दैट किल्स बैक्टीरिया. एक दूसरा प्रेमिस आपके पास है, अ न्यू ड्रग हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू पेनिसिलिन. इससे आप कंक्लूजन अगर निकालते हैं, देयरफॉर द न्यू ड्रग मे ऑल्सो बी इफेक्टिव एट किलिंग बैक्टीरिया. दिस वुड नीड फर्दर टेस्टिंग टू कंफर्म, बट द एनालॉजी सजेस्ट्स इट इज़ अ पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पर जो एनालॉजी देखने को मिली, उसकी वजह से हम जो कंक्लूजन निकाले हैं, तो वो एनालॉजी सजेस्ट करता है कि कंक्लूजन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. हालांकि इसको कंफर्म करने के लिए और भी हमको फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत होगी. तो ये एक बायोलॉजिकल आर्गुमेंट है, जिसमें हमको एनालॉजिकल रीजनिंग देखने को मिल रही है. एक लीगल एग्जांपल ले सकते हैं लॉ के फील्ड से. एक प्रेमिस अगर आपके पास हो, अ प्रेसिडेंट वाज सेट इन अ प्रीवियस कोर्ट केस वेयर अ ड्राइवर वाज फाउंड लायबल फॉर एन एक्सीडेंट कॉज्ड बाय ड्रंक ड्राइविंग. दूसरा प्रेमिस आपके पास हो, द करंट केस इन्वॉल्व्स अ सिमिलर एक्सीडेंट विथ अ ड्रंक ड्राइवर. इन दोनों की सिमिलैरिटी से, चूँकि दोनों में ड्रंक ड्राइविंग हुई है, तो इन दोनों की सिमिलैरिटी से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर द करंट ड्राइवर में ऑल्सो बी फाउंड लायबल. ये जो कंक्लूजन है, दिस इज नॉट अ गारंटी, बट द एनालॉजी सजेस्ट इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. नोट दैट ऑल यूजेस ऑफ एनालॉजी आर नॉट एनालॉजिकल आर्गुमेंट्स. एनालॉजी हमारे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कई प्रकार से यूज़ की जाती है. एनालॉजी का मतलब सिंपली सिमिलैरिटी है. कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर दो चीज़ें कॉमन रखती हैं, दो चीज़ें अगर सेम प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में एनालॉजी है.
लेकिन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में एनालॉजी के यूजेस बहुत प्रकार से किए जाते हैं। सिमिली में यूज़ किया जाता है, मेटाफर में यूज़ किया जाता है, साथ ही कुछ एक्सप्लेन करने के लिए भी एनालॉजी का प्रयोग किया जाता है। These are not analogical arguments. Obviously they are analogies, we are not denying that. So we can say these are non-argumentative analogies. For example, learning a new language is like climbing a mountain. ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में लाइक बता करके, दो चीज़ों में लाइकनेस बता करके, सिमिलैरिटी बता करके, क्लाइंबिंग अ माउंटेन और लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, ये दोनों में एक लाइकनेस है, एक सिमिलैरिटी है। ऐसा जब बोला जा रहा है, एक एनालॉजी है, ऐसा बोला जा रहा है, इट डज नॉट ट्राई टू आर्ग्यू एनीथिंग स्पेसिफिक, इट सिंपली यूजेज अ फेमिलियर कॉन्सेप्ट क्लाइंबिंग अ माउंटेन टू हेल्प एक्सप्लेन अ लेस फेमिलियर वन, learning a language. Here are some more examples of analogies that are not used to form an argument. हम कुछ ऐसे examples देखते हैं, कुछ और examples देखते हैं जो कि analogies तो हैं लेकिन analogical arguments बनाने के लिए उनका प्रयोग हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। Explaining a new concept, learning a new language, you could say understanding verb tenses in French is like understanding the different gears on a bicycle. The present tense is like first gear, perfect for every situations. इसमें आप देख रहे हैं कि दो चीज़ों को एक दूसरे के लिए एनालॉजिकल बताया गया। उसमें फ्रेंच लैंग्वेज सीखते समय उनके जो वर्ब टेंसेस हैं उनके बारे में उनकी लाइकनेस बताई जा रही है बाइसिकल के गियर्स से, और उसमें भी और भी स्पेसिफिक होकर बोला जा रहा है कि जो प्रेजेंट टेंस है वो फर्स्ट गियर की तरह है जो हर सिचुएशन के लिए काम आता है, हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट है। तो ये जो लाइकनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो एनालॉजी देखने को मिल रही है, ये एक आर्गुमेंट नहीं है, ये एनालॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है। अगला इसी तरह से ऐसा एग्जांपल जो कि एनालॉजी तो है लेकिन एनालॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि जब हम किसी विविड इमेज को, किसी आइडिया के विविड इमेज को क्रिएट करने के लिए किसी चीज़ के अगर हम एनालॉजी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एक सनराइज़ को डिस्क्राइब करने के लिए अगर करें, द स्काई वॉज अब्लेज विथ कलर like a painter had spilled their palette across the horizon. इस स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं एनालॉजी तो है लेकिन यहाँ पर भी कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसलिए कोई एनालॉजिकल आर्गुमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अगेन हाईलाइटिंग अ सिमिलैरिटी, दो चीज़ों के बीच सिमिलैरिटी को हाईलाइट करने के लिए भी एनालॉजी दी जा सकती है। जैसे शाइनेस कैन बी अ डबल एजेड स्वॉर्ड, जो हया है, जो शर्म है, वो दो-धारी तलवार हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। इट कैन मेक यू कॉशियस बट ऑल्सो होल्ड यू बैक फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज, जस्ट लाइक अ सूट ऑफ आर्मर कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्म बट ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम रेस्ट्रिक्ट योर मूवमेंट। जैसे एक हथियारबंद व्यक्ति का जो ऐसा आर्मर का सूट होता है जिसमें वो बंधा बंधा सा फील कर सकता है, या फिर उसका बेनिफिशियल पार्ट ये है कि उसका बचाव होता है दूसरों के हथियारों से, तो दोनों चीज़ें उसमें हैं। तो इसलिए इसको डबल एजेड सोर्ड की तरह लिया जा रहा है और इसको बताया जा रहा है कि ये जब हम शर्माते हैं, साइनेस हमारी है, वो भी दो तरह की खासियत रखती है, एक अच्छी एक बुरी। जैसे कि ये आपको होल्ड यू बैक फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज़ कर सकता है और आपको कॉशियस भी बना सकता है। तो दोनों ही चूँकि ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है कि साइनेस और सूट ऑफ आर्मर, इन दोनों में सिमिलैरिटी है। तो ये जो प्रयोग है ये भी कोई पॉइंट को आर्ग्यू करके इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता है,
बल्कि केवल कुछ सिमिलरिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है। इसकी वजह से ये भी नॉन आर्गुमेंटेटिव यूज़ ऑफ एनालॉजी है। अगला हम देखते हैं एक और एग्जांपल, मेकिंग समथिंग रिलेटेबल, कुछ चीज़ों को रिलेट करना हो तब भी हम एनालॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, नॉन आर्गुमेंटेटिव एनालॉजी का। द ह्यूमन ब्रेन इज़ अ लॉट लाइक अ कंप्यूटर, इसमें ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से लाइकनेस बताया जा रहा है। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसेस इट टू मेक डिसीजंस। ये जब कहा जा रहा है, पूरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उसमें दिस इज़ अ सिंपल एनालॉजी एंड न्यूरोसाइंटिस्ट वुड likely point out the vast differences between brains and computers। तो ऑब्वियस है कि जो न्यूरो साइंटिस्ट की नज़र से जब देखेंगे तो कंप्यूटर और ब्रेन में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एनालॉजी दी जा रही है वो एक सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट से दी जा रही है और दोनों को रिलेटेबल बनाने के लिए ह्यूमन माइंड और कंप्यूटर्स को यहाँ पे एनालॉजी दी जा रही है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ आर्ग्यू करके इस्टेब्लिश करने, कोई पॉइंट या कंक्लूजन इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही हो, तो ये भी नॉन आर्गुमेंटेटिव यूज़ ऑफ एनालॉजी है। उसी तरह से जब लैंग्वेज में फिगरेटिव यूज़ किया जाता है, फिगरेटिव लैंग्वेज इन लिटरेचर जब आता है, वहाँ पर भी हमको एनालॉजी का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कि इन अ पोएम यू माइट राइट हर आइज़ ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स। ये जो स्टेटमेंट है, हर आइज़ ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स, इसमें एनालॉजी है, लाइक वर्ड से पता चलता है। लेकिन ये जो यहाँ पर भी कोई पॉइंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं हो रही है, कोई कंक्लूजन डिराइव करने की कोशिश नहीं हो रही है, इसलिए ये भी एक नॉन आर्गुमेंटेटिव यूज है। और इस पर्टिकुलर नॉन आर्गुमेंटेटिव यूज को दिस इज अ सिमिली, अ टाइप ऑफ एनालॉजी दैट यूजेस लाइक और एज फॉर कंपेरिजन। तो ये एक फिगरेटिव यूज है लैंग्वेज का, जो कि हमको लिटरेचर में देखने को मिलता है। These analogies help explain, describe or create imagery, but they don't try to prove a point through reasoning. That's why these are all non-argumentative analogies. The general form and basic elements of an analogical argument. अब हम देखते हैं कि जो analogical argument हम देख रहे हैं उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म देख लेने से हमको एक व्यापक रूप से आइडिया मिल जाता है कि वो किस स्ट्रक्चर में किस तरह की आर्गुमेंट आती है। जनरल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एनालॉजिकल आर्गुमेंट्स इज द फॉलोइंग, वेयर ए बी सी एंड डी आर एनी एंटिटीज एंड पी क्यू आर एनी एट्रीब्यूट्स और रेस्पेक्ट्स इन विच द एंटिटीज आर सिमिलर। A, B, C, D all have the attributes P and Q. A, B, C all have the attribute R. Therefore, D probably has the attribute R. इसमें पहले चार चीज़ें ली गई A, B, C, D और उनमें बताया गया कि इन चारों में दो एट्रीब्यूट हैं P, Q। फिर उनमें से तीन के बारे में देखा गया, तीन का एक सेट लिया गया, तीन को एंटिटीज़ को लेकर देखा गया। इन तीनों में तो एक तीसरी एट्रीब्यूट भी है, तो इससे इन दोनों बातों को एक साथ रख के कंक्लूजन डिराइव किया गया है कि उन जो चार दो कॉमन चीज़ें रखती हैं, उन चार में से जो चौथा है डी, उसमें ये तीनों जो तीसरी चीज़ रखती हैं, इस चौथे में वो तीसरी चीज़ यानी कि आर वो भी होगा। ये स्ट्रक्चर एक प्रकार से एनालॉजिकल आर्गुमेंट का, सभी एनालॉजिकल आर्गुमेंट्स का होता है। अब हम देखते हैं कि इस एनालॉजिकल आर्गुमेंट के क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं। वो चार बताए जाते हैं। देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन एनालॉजिकल आर्गुमेंट। पहला जो बेसिक एलिमेंट है वो है द ग्राउंड फॉर एन एनालॉजी। ग्राउंड एक एलिमेंट है, वो क्या है उसको समझने के लिए हम स्ट्रक्चर की मदद लेंगे। द थिंग्स हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज अंडर कंसिडरेशन, वो चीज़ें, वो एंटिटीज़ जो कि उन सभी प्रॉपर्टीज़ को रखती हैं जो अंडर कंसिडरेशन है। जैसे कि यहाँ पर हमें 3 एंटिटीज़, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, उस स्ट्रक्चर में जो ए बी सी डी 4 एंटिटीज़ में से जो 3 एंटिटीज़ हैं ए बी सी, वो सभी प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ कंसिडरेशन के
तहत हैं, अंडर कंसिडरेशन है, यानी कि P, Q और R इन तीनों ही प्रॉपर्टीज़ को रखने वाली हैं, इसलिए इन तीनों को हम कहेंगे दीज आर ग्राउंड्स फॉर एन एनालॉजी। अगला जो बेसिक एलिमेंट है वो है ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन ऑफ एन एनालॉजी। इसके ये क्या होता है, इसको हम बता सकते हैं द थिंग दैट शेयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ विद द ग्राउंड। वो एंटिटी या वो थिंग जो ग्राउंड के साथ, यानी कि ग्राउंड अभी हमने देखा इस स्ट्रक्चर में A, B, C है, ऐसी जो एंटिटीज़ जो सभी प्रॉपर्टीज जो हमारे अंडर कंसिडरेशन है उनको रखने वाली चीज़ें हैं वो ग्राउंड होती हैं। तो ये ग्राउंड के साथ जो कई सारी प्रॉपर्टीज़ को शेयर करने वाली चीज़ होती है वो कहलाती है द ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन ऑफ एन एनालॉजी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो चार एंटिटीज़ में से जो चौथी D है वो चूँकि P और Q के साथ P और Q जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको शेयर करती है ABC के साथ, इसलिए यहाँ पर जो D है वो इस एनालॉजी का इस स्ट्रक्चर में बता सकते हैं हम कि ये एक बेसिक एलिमेंट है जिसका नाम है द ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन ऑफ दिस एनालॉजी। इसी तरह से जो थर्ड बेसिक एलिमेंट है वो है द बेसिस ऑफ एन एनालॉजी। द बेसिस ऑफ एनालॉजी क्या होता है, द प्रॉपर्टीज कॉमन टू द ग्राउंड एंड द ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन। वो प्रॉपर्टीज जो ग्राउंड और ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन यानी कि दो कंपोनेंट्स, दो एलिमेंट्स जो हमने अभी देखे हैं इसके पहले, उन दोनों एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टीज़ कॉमन रहती हैं उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं द बेसिस ऑफ एन एनालॉजी। इस स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि उन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टीज़ कॉमन है, तो वो है P एंड Q, इसलिए P एंड Q इस स्ट्रक्चर में बेसिस ऑफ दिस एनालॉजी की तरह आएंगे। अब हम लास्ट और चौथा एलिमेंट देखते हैं जिसको कि नाम दिया जाता है द प्रॉब्लमेटिक एक्सटेंशन ऑफ एन एनालॉजी। प्रॉब्लमेटिक एक्सटेंशन क्या होता है, द प्रॉपर्टी कॉमन टू द ग्राउंड बट नॉट नोन टू बी अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन। वो प्रॉपर्टी जो ग्राउंड के साथ कॉमन तो है लेकिन वो पता नहीं है, उसके बारे में अभी तक पता नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन में है या नहीं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रॉब्लमेटिक एक्सटेंशन ऑफ एन एनालॉजी। और इस हमारे स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर में हमने एनालॉजिकल आर्गुमेंट रखा है उस स्ट्रक्चर में बात करें तो यहाँ पर जो R प्रॉपर्टी है या रिस्पेक्ट है जिसमें कि सिमिलरिटी की बात की जा रही है, तो वो R यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक एक्सटेंशन ऑफ दिस एनालॉजी कहा जाएगा। अब बात आती है एनालॉजिकल आर्गुमेंट्स को के अप्रेजल की, उनके मूल्यांकन की। तो उसमें हम अगर टू अप्रेज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल एनालॉजिकल आर्गुमेंट्स 6 क्राइटेरिया में भी डिस्टिंग्विश, 6 क्राइटेरिया पे हम इनको एनालॉजिकल आर्गुमेंट्स को अप्रेज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है नंबर ऑफ ग्राउंड्स। अभी 4 एलिमेंट्स में हमने ग्राउंड्स क्या होते हैं, ग्राउंड ऑफ एन एनालॉजी क्या होती है वो देखा। तो नंबर ऑफ ग्राउंड्स को लेकर अप्रेजल कैसे किया जाता है, तो उसका तरीका ये है द लार्जर द ग्राउंड द स्ट्रॉन्गर द आर्गुमेंट। जितना बड़ा ग्राउंड होगा यानी कि जितना बड़ा जितने ज़्यादा एंटिटीज़ ग्राउंड के रूप में आएंगी वो हमारा आर्गुमेंट, एनालॉजिकल आर्गुमेंट उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। दूसरा जो क्राइटेरिया है एनालॉजिकल आर्गुमेंट्स के अप्रेजल का वो है वैरायटी ऑफ द इंस्टेंसेस इन द प्रेमिसेस। जो हमारे प्रेमिसेस हैं उनके उनमें आने वाले इंस्टेंसेस है उनमें जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, द मोर वेरिएशन ओनली इन द प्रेमिसेस द स्ट्रॉन्गर द आर्गुमेंट। तो जो प्रेमिसेस में आने वाले इंस्टेंसेस है उनकी जितनी वैरायटी हम बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर ऑफ सिमिलर रिस्पेक्ट्स, अब कितने रिस्पेक्ट्स में या कितनी क्वालिटीज़ सिमिलर हैं, कितने रिस्पेक्ट्स में दो एंटिटीज़ सिमिलर हैं या जितनी एंटिटीज़ कंपेयर की जा रही हैं वो सिमिलर हैं। अगर वो रिस्पेक्ट्स बढ़ते जाएं या वो प्रॉपर्टीज़, वो क्वालिटीज़ का नंबर बढ़ता जाए तो उसमें भी ये होगा कि आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो द ग्रेटर द नंबर ऑफ द बेसिस,
बेसिस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने 4 एलिमेंट्स देखे, उसमें बेसिस वो प्रॉपर्टीज़ थी जो कि ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन और जो ग्राउंड था उनमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो थी उनको हमने बेसिस कहा था। तो वो जो द ग्रेटर द नंबर ऑफ द बेसिस द मोर प्रॉबेबल इज़ दैट कंक्लूजन, तो उसके नंबर बढ़ने पे कंक्लूजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। रेलेवेंस भी एक फैक्टर होता है। अ सिंगल हाईली रिलेवेंट फैक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर टू द आर्गुमेंट देन अ होस्ट ऑफ इररिलेवेंट सिमिलैरिटीज़। जब सिमिलैरिटीज़ की बात हो रही है तो एक इररिलेवेंट सिमिलैरिटी के बेसिस पे अगर कंक्लूजन निकाला जाए और एक नहीं बहुत सारे इररिलेवेंट सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे कंक्लूजन अगर निकाला जा रहा है तो वो कंक्लूजन से बेहतर कंक्लूजन होगा अगर एक ही रिलेवेंट सिमिलैरिटी को बेस करके कंक्लूजन निकाला गया। तो उन दोनों आर्गुमेंट्स को अगर कंपेयर करें तो उन दोनों में वो आर्गुमेंट बेहतर होगा जो भले एक ही रेलेवेंट सिमिलैरिटी के बेसिस पे निकाला गया है वो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनाएगा उसकी तुलना में जो बहुत सारे इररेलेवेंट सिमिलैरिटीज़ को बेस करके कंक्लूजन डेराइव किया गया है। तो रेलेवेंस भी एक क्राइटेरिया बनता है कि जो सिमिलैरिटीज़ देखी जा रही हैं वो सिमिलैरिटीज़ रेलेवेंट सिमिलैरिटीज़ हैं या इररेलेवेंट सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि एप्पल का शेप और ऑरेंज के शेप को सिमिलैरिटी के रूप में लिया था। ऑब्वियस है कि ये इररेलेवेंट सिमिलैरिटीज़ हैं ये कंक्लूजन डेराइव करने के लिए कि उनका कलर सेम है। तो अब हम देखते हैं कुछ और भी जो क्राइटेरिया हैं उनको। तो एक क्राइटेरिया है डिसएनालॉजीज। डिसएनालॉजी का मतलब होता है नॉन सिमिलैरिटी, सिमिलर एनालॉजी सिमिलैरिटी, डिसएनालॉजी सिमिलैरिटी का अपोजिट। तो डिसएनालॉजी रिलेवेंट डिसएनालॉजीज वीकन एनालॉजिकल आर्गुमेंट। अगर दो चीज़ें जिनमें आप एनालॉजी जिनको लेकर आप कुछ एंटिटीज जिनके आपस में सिमिलैरिटी लेकर आप एनालॉजिकल आर्गुमेंट बना रहे हैं, अगर उनमें कोई रिलेवेंट डिसएनालॉजी सामने आ जाती है तो उस रिलेवेंट डिसएनालॉजी के सामने आने पे जो एनालॉजी को बेस करके आर्गुमेंट एनालॉजिकल आर्गुमेंट बनाया गया है वो वीक हो जाता है। तो ये हमारा 5वां क्राइटेरिया था। अब इसी के साथ एक लास्ट क्राइटेरिया के रूप में हम ऐड कर सकते हैं क्लेम दैट द कंक्लूजन मेक्स। किस प्रकार का क्लेम कंक्लूजन के द्वारा किया जा रहा है इस पे भी जो एनालॉजिकल आर्गुमेंट है वो डिपेंड करता है कि वो वीक होगा या स्ट्रांग होगा। तो द मोर मॉडेस्ट द क्लेम द स्ट्रॉन्गर द आर्गुमेंट। इस बात को हम जब सिंपल इन्यूमरेशन के अप्रेजल का तरीके क्राइटेरिया देख रहे थे उसमें भी समझे थे कि कंक्लूजन जितना मॉडेस्ट रखा जाएगा हमारा आर्गुमेंट उतना स्ट्रांग होगा और जितना ही बढ़ चढ़ के कंक्लूजन निकाला जाएगा उतना ही हमारा जो कंक्लूजन होगा हमारा जो आर्गुमेंट होगा वो वीक होता जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एनालॉजिकल आर्गुमेंट्स के अप्रेजल के कुछ क्राइटेरिया देखे। अब हम जो अभी तक पढ़े हैं उन सब से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। हम इस वीक इंडक्टिव रीजनिंग का अध्ययन कर रहे हैं। इंडक्टिव रीजनिंग के फीचर्स की जब मेन फीचर्स के रूप में चर्चा आई थी तो उसमें याद करेंगे क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। इनमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोबेबल कंक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, इवैल्यूएशन एज वैलिड और इनवैलिड, इंडक्टिव लीप। अगर आप याद करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि 3 फीचर्स मेनली बताए गए थे इंडक्टिव आर्गुमेंट के। प्रोबेबल कंक्लूजन ये एक फीचर था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर ये भी एक फीचर था और इंडक्टिव लीप भी एक फीचर था। केवल जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है इवैल्यूएशन एज वैलिड और इनवैलिड ये इंडक्टिव रीजनिंग के फीचर के रूप में नहीं बताया गया था। और हमें ध्यान ये भी होगा कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं वैलिड या इनवैलिड के रूप में तो वो डिडक्टिव आर्गुमेंट्स का होता है न कि इंडक्टिव आर्गुमेंट्स का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा जो ऑप्शन वो 3rd ऑप्शन होगा। इसी तरह का अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेनी क्रोज ऑब्जर्व्ड आर फाउंड ब्लैक कलर्ड, देयरफॉर ऑल क्रोज आर ब्लैक।
इज एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ आर्गूमेंट कॉल्ड, ये एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है आर्गूमेंट कि बहुत सारे कौवे काले पाए गए हैं जिनको ऑब्जर्व किया गया है, इसलिए सभी कौवे काले होते हैं। इस आर्गुमेंट का टाइप बताना है कि ये किस टाइप का आर्गुमेंट है। ऑप्शंस में है डिडक्टिव आर्गुमेंट, इंडक्टिव जनरलाइजेशन, साउंड आर्गुमेंट, सिलोजिस्टिक इन्फ्रेंस। ये सारे प्रकार जो 4 ऑप्शंस हैं उन सबको देख करके आप बता सकते हैं। डिडक्टिव आर्गुमेंट ये नहीं है क्योंकि कंक्लूजन में कुछ ज़्यादा बोला जा रहा है जितना प्रीमिस में दिया हुआ है उससे। इंडक्टिव जनरलाइजेशन पे विचार करेंगे तो आपने बहुत सारे कौवों को देखा है और उसको जनरलाइज करके आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं ऑल क्रोज के बारे में, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है इंडक्टिव जनरलाइजेशन वो इसका उत्तर होगा। तीसरे ऑप्शन पे विचार कर लें तो तीसरा ऑप्शन साउंड आर्गुमेंट की बात कर रहा है। ये एक इंडक्टिव आर्गुमेंट है। साउंड आर्गुमेंट जब किसी आर्गुमेंट को कहते हैं तो वो एक डिडक्टिव आर्गुमेंट जब वैलिड होता है प्लस उसके जब सारे प्रीमिसेस ट्रू होते हैं, इन दोनों क्राइटेरिया को रखने वाला जो आर्गुमेंट होता है वो साउंड आर्गुमेंट बोला जाता है। सिलोजिस्टिक इन्फ्रेंस के बारे में याद करें तो सिलोजिस्टिक इन्फ्रेंस वो इन्फ्रेंस होता है जिसमें 2 प्रीमिसेस एक कंक्लूजन होता है। यहाँ पर हमको वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो चारों ऑप्शंस को देखने के बाद से हम ये आंसर कर सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, इंडक्टिव जनरलाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्टिव आर्गुमेंट्स आर इवैल्यूएटेड एज, इंडक्टिव आर्गुमेंट्स को किन टर्म्स में इवैल्यूएट किया जाता है। पहला ऑप्शन है वैलिड और इनवैलिड, दूसरा वीक और स्ट्रांग, तीसरा साउंड और अनसाउंड, चौथा ब्यूटीफुल और अगली। इन चारों ऑप्शंस में से जो दूसरा ऑप्शन है वीक और स्ट्रांग वो ऑप्शन सही है क्योंकि वैलिड और इनवैलिड का इवैल्यूएशन हम डिडक्टिव आर्गुमेंट्स के लिए करते हैं। साउंड और अनसाउंड का भी इवैल्यूएशन डिडक्टिव आर्गुमेंट्स के लिए करते हैं। ब्यूटीफुल और अगली का जो इवैल्यूएशन होता है, इन टर्म्स में इवैल्यूएशन होता है, वो आर्गुमेंट्स का नहीं होता है, वो पीस ऑफ आर्ट का होता है, किसी भी पीस ऑफ आर्ट का जो कि एस्थेटिक्स में किया जाता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन है ऐसा समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If only one circumstance is common among all the observed instances of a phenomenon, which of the following inductive method tells that circumstance to be causally connected with that phenomenon? अब इसमें इंडक्टिव मेथड बताना है कि ऐसी सिचुएशन में कौन सा मेथड हमको कॉजल कनेक्शन बताएगा। तो इसमें जो कंडीशन रखी गई है कि ओनली वन सर्कमस्टांस इज कॉमन अमंग ऑल द ऑब्जर्व्ड इंस्टेंसेस, और ये खासियत देखी थी हमने जब हम मिल के मेथड में पहला मेथड पढ़ रहे थे, मेथड ऑफ एग्रीमेंट, उसमें ये खासियत होती है। मेथड ऑफ रेसिड्यू में ये नहीं होता है, मेथड ऑफ डिफरेंस में ये नहीं होता है, मेथड ऑफ कंकमिटेंट वेरिएशन में नहीं होता है। तो मेथड ऑफ एग्रीमेंट एक ऑप्शन बचता है, तो इसका आंसर होगा मेथड ऑफ एग्रीमेंट। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में एनालॉजिकल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से एनालॉजीज़ केवल एनालॉजिकल आर्गुमेंट्स के लिए नहीं दी जाती हैं बल्कि अन्य उसके प्रयोग भी होते हैं। साथ में ये समझा कि एनालॉजिकल आर्गुमेंट को किस तरह से स्कीमेटिकली बताया जा सकता है। फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे और उस एनालॉजिकल आर्गुमेंट्स को अप्रेज करने का, मूल्यांकन करने का जो क्राइटेरियाज़ हैं, क्राइटेरिया देखे। फिर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए, उनको सॉल्व करने का प्रयास किया। इस तरह से ये जो इस कोर्स के आखिरी वीक का लास्ट लेक्चर था वो कंप्लीट होता है। मैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको गुड लक विश करता हूँ और ये कोर्स यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।